गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, इससे पूर्व की कक्षा में हमने गद्य खंड के प्रथम पाठ के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी के जीवन परिचय का अध्ययन किया था। आज हम गद्य खंड के प्रथम पाठ राष्ट्र का स्वरूप का अध्ययन करेंगे। इसमें आपके एग्ज़ाम में बच्चों एक कोई भी गद्यांश आपको दे दिया जाता है और उस गद्यांश से संबंधित 5 प्रश्न आपको दिए जाते हैं, जिसमें कि पूछा जाता है कि ये जो गद्यांश है इसके लेखक का नाम क्या है, शीर्षक क्या है, या उसमें जो है, और दूसरे प्रश्न में उसमें कुछ लाइन अंडरलाइन कर दी जाती हैं जिसमें पूछा जाता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस तरीके से 5 प्रश्न आपको जो है दिए जाते हैं। तो आप जो महत्वपूर्ण गद्यांश है उनकी व्याख्या पर ध्यान देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ, राष्ट्र का स्वरूप। ये जो पाठ है राष्ट्र का स्वरूप, ये निबंध है और किसके द्वारा लिखित है बच्चों? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी के। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का पृथ्वी पुत्र नाम से एक निबंध संग्रह है, उसमें से ये जो है निबंध राष्ट्र का स्वरूप लिया गया है। तो आइए देखते हैं। प्रस्तुत निबंध डॉक्टर अग्रवाल के पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? पृथ्वी पुत्र नाम का इनका जो है एक निबंध संग्रह है, यहाँ से ये निबंध लिया गया है। इस निबंध के लेखक 3 तत्वों पृथ्वी, जन और संस्कृति, कौन कौन कितने तत्व हैं? 3। और कौन कौन से हैं? एक तो हमारी पृथ्वी, भूमि और जन, अर्थात उस पृथ्वी पर रहने वाले लोग, और तीसरे तत्व को क्या है कि उन लोगों की जो संस्कृति है, पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि राष्ट्र का स्वरूप इन्हीं 3 तत्वों से निर्मित होता है। क्या बताया है लेखक ने? कि कोई भी जो राष्ट्र है उसका स्वरूप, उसका जो है निर्माण किससे होता है? 3 तत्वों से। उसके लिए 3 तत्वों की आवश्यकता होती है। और कौन कौन से 3 तत्व बताए हैं बच्चों? एक तो पृथ्वी है, और फिर केवल पृथ्वी से राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता, पृथ्वी पर रहने के लिए लोग भी चाहिए, तो जन हो गया, और उन जो है जन की संस्कृति भी होनी चाहिए। तो 3 तत्व उन्होंने राष्ट्र के स्वरूप के लिए, इन्होंने राष्ट्र के स्वरूप को निर्माण करने के लिए आवश्यक बताए हैं। प्रस्तुत लेख में यह स्पष्ट किया गया है कि पृथ्वी को माता के रूप में तथा स्वयं को पृथ्वी पुत्र के रूप में मानना राष्ट्रीयता की भावना के उदय के लिए आवश्यक है। माता पुत्र का यह संबंध अत्यंत पवित्र है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों को समान भाव से चाहती है, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर बसने वाले सभी जन समान हैं। तो क्या बताना चाह रहा है लेखक इस निबंध में? कि जैसे एक माता होती है, अगर उसके 5 बेटे हैं या 4 बेटे हैं, तो चारों 5 पुत्र उसके लिए समान होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी पुत्र को ज़्यादा प्रेम करेगी या किसी को कम करेगी। उसके लिए, माँ के लिए सभी बच्चों के प्रति समान भाव होता है और समान ही प्रेम होता है सबके लिए। तो उसी प्रकार से जो हमारी पृथ्वी है, इस पर बसने वाले सभी लोग, चाहे कोई वह बड़ा आदमी है, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई किसी भी जाति का है, सभी क्या होते हैं? समान होते हैं। संस्कृति के विषय में भी लेखक ने अत्यंत मार्मिक विचार प्रकट किए हैं। संस्कृति की उन्नति से राष्ट्र की उन्नति संभव है। कि जब हमारे राष्ट्र की संस्कृति जो है उन्नति करेगी यहाँ की, तो वहाँ का राष्ट्र भी क्या करेगा? उन्नति करेगा। तो राष्ट्र की उन्नति के लिए हमारी जो संस्कृति है उसकी भी उन्नति होना आवश्यक है। अतः हमें प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करना चाहिए। तो बच्चों, आप यहाँ ध्यान देंगे कि इस निबंध में लेखक ने राष्ट्र के स्वरूप को जो है क्या बताया है कि 3 तत्वों से निर्माण किया जा सकता है राष्ट्र के स्वरूप का। और कौन कौन से 3 तत्व बताए हैं? पृथ्वी, जन और संस्कृति। अब जो है हम इन तीनों के बारे में लेखक ने जो है निबंध में एक एक करके बताया है कि पहले पृथ्वी के बारे में, फिर जन के बारे में और फिर संस्कृति के बारे में। तो जो भी महत्वपूर्ण गद्यांश होगा जहाँ से प्रश्न बनते हैं वह मैं आपको बताऊंगी और आप ध्यान से उसको सुनेंगे। देखिए, आपका ये जो पहला गद्यांश है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है और कहाँ तक की उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है, ये आपका गद्यांश है। और इस गद्यांश से जो है प्रश्न बनते हैं।
तो आप जो है इसको ध्यान से इसकी व्याख्या को इस जो है समझेंगे। तो पहला तत्व क्या बताया था लेखक ने? पृथ्वी अर्थात भूमि। तो इसके बारे में देखते हैं कि भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। भूमि का निर्माण देवों ने किया है। तो यहाँ पर बच्चों पहले पढ़ लेते हैं एक बार, फिर समझते हैं कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है। वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आदोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। अब आइए इसको समझते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपको ये गद्यांश मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में दे दिया जाता है। तो आपसे जो है इसके बारे में पहले तो ये पूछा जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश के शीर्षक और जो है उसके पाठ और लेखक का नाम लिखिए या इसका संदर्भ लिखिए। संदर्भ में तो आप जानते ही हैं कि पाठ का नाम भी आ जाता है और जो लेखक का नाम भी आ जाता है। तो इसलिए पाठ को आप प्रत्येक पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप ये पहचान पाएंगे कि इसके लिए ये पाठ जो ये गद्यांश कौन से पाठ से लिया गया है। और जब आप ये पहचान लेंगे कौन से पाठ से लिया गया है तो तभी आप उसके लेखक का नाम बता पाएंगे। तो आइए देखते हैं इसे कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का मानना है कि भूमि क्या है, भूमि का निर्माण किसने किया है? जो देवता हैं उन्होंने जो है इसका निर्माण किया है और वह अनंत काल से है, मतलब चिरकाल से है, जो सदियों से चली आ रही। ऐसा नहीं है कि अभी भूमि का निर्माण हुआ है, इसका निर्माण कब से हुआ है? चिरकाल से, बहुत लंबे से होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो क्या कह रहे हैं कि इस भूमि के भौतिक स्वरूप, उसके सौंदर्य और उसकी समृद्धि, मतलब उसकी संपन्नता के प्रति सतर्क रहना, उसके प्रति जानकारी रखना हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि हमें अपनी जो भूमि है उसके बारे में, उसके भौतिक स्वरूप के, उसकी समृद्धि के और सबके बारे में क्या है हमको सतर्क रहना चाहिए और उसकी जानकारी रखनी चाहिए। ये क्या है? हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य है, क्योंकि जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं और हमें उसकी जानकारी ना हो तो ये तो गलत है, हमें उसकी जानकारी रखनी चाहिए। लेखक का कहना है कि भूमि के भौतिक स्वरूप के प्रति हम जितना अधिक जागरूक होंगे हमारी राष्ट्रीयता भी की भावना भी उतनी ही बलवती होगी। मतलब जितनी जानकारी हम अपनी भूमि के जो भौतिक स्वरूप है उसके बारे में रखेंगे, जितने जागरूक होंगे उसके लिए, तो हमारे अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना है वह भी क्या होगी? और ज़्यादा मजबूत होगी, ज़्यादा बलवती होगी। हमारी समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी वस्तुतः ये पृथ्वी ही है कि ये जो पृथ्वी है वही क्या है? हमारी जितनी भी राष्ट्रीयता की विचारधाराएं हैं उन सब की जननी कौन होती है? ये पृथ्वी ही है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल है। अर्थात कि कोई भी राष्ट्रीयता यदि अपनी भूमि से नहीं जुड़ी है, मतलब कोई अगर व्यक्ति है उसके अंदर अपनी भूमि के प्रति लगाव नहीं है, भूमि के प्रति उसको जो है कोई भी जागरूकता नहीं है, तो कोई भी अगर राष्ट्रीयता यदि अपनी भूमि से नहीं जुड़ी है तो वह राष्ट्रीयता की भावना निराधार है, उसका कोई भी आधार नहीं है, वह निर्मूल है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। अर्थात उस राष्ट्र की राष्ट्रीयता की भावनाओं का अंकुर अर्थात बीज उतना ही अधिक फलेगा फूलेगा। किसका? कि किसी भी राष्ट्रीयता की अगर राष्ट्रीयता यदि अपनी भूमि से नहीं जुड़ी है तो क्या है? उसकी राष्ट्रीयता की भावना निराधार है और निर्मूल है। किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीयता की जड़ें जितनी अधिक पृथ्वी से जुड़ी होंगी, मतलब जितना अधिक पृथ्वी से जुड़ा हुआ होगा कोई भी राष्ट्र, उतना ही क्या होगा? उस राष्ट्र का जो है कि राष्ट्रीयता की भावनाओं का
अंकुर उतना ही अधिक फलेगा फूलेगा। कहने का अर्थ यह है बच्चों कि यदि हमें अपनी जन्मभूमि से लगाव नहीं है, उसके प्रति प्रेम नहीं है, तो हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना कभी भी दृढ़ नहीं हो सकेगी। राष्ट्रीयता की भावना तभी दृढ़ होगी जबकि हमको अपनी भूमि से, अपने देश से, अपनी पृथ्वी से लगाव होगा। तो हमें अपने देश की धरती से प्रेम करना चाहिए। लेखक यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जहाँ के लोगों को अपने देश की भूमि से प्रेम नहीं है, अपनी पृथ्वी से प्रेम नहीं है, अपने देश की धरती से प्रेम नहीं है, तो वहाँ की जो है राष्ट्रीयता की भावना वहाँ के लोगों के अंदर नहीं होगी। और जहाँ उसके अंदर जिस देश के अंदर वहाँ के लोग अपनी धरती से प्रेम करेंगे, लोगों के अंदर अपनी पृथ्वी से प्रेम होगा, वहाँ क्या है, राष्ट्रीयता की भावना जो है दृढ़ होगी। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने देश की धरती से प्रेम करना चाहिए, उसके प्रति जागरूक रहना चाहिए और उसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। यदि हमारे अंदर अपने राष्ट्र के प्रति लगाव है तो हमें अनिवार्य रूप से अपनी जन्मभूमि के प्रति भी लगाव होगा। कि यदि क्या है, हमारे अंदर अपने राष्ट्र के प्रति लगाव है तो निश्चित ही क्या होगा कि हमें अपनी जन्मभूमि, यहाँ हमने जन्म लिया है, उसके प्रति भी हमें लगाव होगा। अन्यथा राष्ट्रीयता की ये भावना खोखली होगी। जब अपनी राष्ट्र से ही लगाव नहीं है तो क्या है, जो राष्ट्रीयता की भावना है वह भी खोखली होगी। अर्थात जन्मभूमि की आरंभ से अंत तक जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना आदि हमारे लिए न केवल आवश्यक है बल्कि क्या है, जो है अपरिहार्य है, क्योंकि यह हमारा धर्म है और हमारा कर्तव्य है। तो क्या धर्म और कर्तव्य है हमारा कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश की भूमि के प्रति जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, उसकी सुंदरता, उसकी उपयोगिता एवं उसकी महिमा को पहचानना चाहिए। ये क्या है, हमारा आवश्यक धर्म है और उसकी जो है हमको आदि से अंत तक की जानकारी भी रखनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर लेखक ने क्या बताया है, क्या कहना चाह रहा है लेखक कि जो है हमें अपनी जो देश की धरती है अपना उसके प्रति प्रेम रखना चाहिए। तभी क्या होगा, तभी हमारे अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना बलवती हो सकेगी। आइए, तो इसमें से क्या है बच्चों, ये ऐसे गद्यांश आपके सामने दे दिया जाता है एग्ज़ाम में और उससे जो है प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि जैसे प्रश्न पूछा जाएगा कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ में तो आप जानते ही हैं कि आपको जो है बताना होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से उद्धृत है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, आपको इसका उत्तर देना होगा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। आप देख रहे हैं कि इस गद्यांश में कुछ लाइनें ऐसी हैं, पंक्तियां ऐसी हैं जो कि अंडरलाइन हो रखी हैं, रेखांकित हो रखी हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो रेखांकित की हुई पंक्तियां हैं इनकी जो है व्याख्या आपको करनी है। आगे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, इसी गद्यांश में से कोई भी प्रश्न बना दिया जाएगा, जैसे कि भूमि का निर्माण किसने किया है। तो देखिए इसी गद्यांश में आपका उत्तर आपको मिल जाएगा कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है। जैसे प्रश्न बना दिया जाएगा कि हमारी राष्ट्रीयता कब व कितनी बलवती होगी। तो इसमें देखिए इसका भी ये भी मिल जाएगा कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। अब जैसे और प्रश्न बना दिया जाएगा इसी में से कि कौन सी राष्ट्रीयता निर्मूल होती है। तो देखिए कि पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती, निर्मूल होती है। मतलब जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ जुड़ी नहीं होती है वह क्या होती है, वह निर्मूल होती है। तो इस तरीके से प्रश्न आपके सामने आएंगे और उनके आंसर आपको जो है इसी गद्यांश में मिलेंगे। और लेकिन पहला जो प्रश्न होता है जिसमें आपसे पाठ का नाम और लेखक का नाम पूछा जाता है वह आप तभी कर पाएंगे जबकि आप उस गद्यांश को समझ पाएंगे कि ये कौन से पाठ से लिया गया है। तो आइए आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं पाठ को कि इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए।
पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी है या बड़ी है, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। गांव और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए पृथ्वी की हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। उन मेघजलों में परिवर्तित प्रत्येक तृण लता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में उजाला दिखाई देगा। तो क्या कहना चाह रहा है लेखक कि हमें जो है पृथ्वी से जुड़ी हुई, अपनी सृष्टि से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, कि जैसे पृथ्वी को उपजाऊ, पृथ्वी तो है लेकिन पृथ्वी को उपजाऊ कौन बनाता है? मेघ अर्थात बादल जब बारिश करते हैं तो उस बारिश के से क्या होता है, हमारी पृथ्वी जो है उपजाऊ बनती है। और बादल आपको पता है कि प्रतिवर्ष अपने समय पर आते हैं। बारिश का समय होता है, मौसम होता है जिसमें कि बारिश होती है, तो प्रतिवर्ष अपने समय पर आते हैं और जो है बारिश करते हैं और उससे क्या करते हैं, इस पृथ्वी को अपने जल से सींचते हैं और जिससे क्या होता है, हमारी पृथ्वी उपजाऊ बनती है और हरी भरी हो जाती है। तो लेखक ये कहना चाह रहा है कि हम जो अपना अध्ययन है उसकी सी परिधि में, उसकी सीमा के अंतर्गत उस मेघ को भी, उन बादलों को भी रखना चाहिए, जिनसे कि हमारी पृथ्वी क्या हो रही है, उपजाऊ बन रही है। कि पृथ्वी से जो जो चीज़ जुड़ी हुई है उन सब की हमको जानकारी होनी चाहिए, उन सब का हमको अध्ययन करना चाहिए। देखिए दूसरा पैराग्राफ है, दूसरा गद्यांश है, ये भी जो है महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग विंध की नदियों के प्रभाव में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट में नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल होते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो लेखक बता रहा है कि हमें किस किस चीज़ का ज्ञान रखना चाहिए, मतलब जो पृथ्वी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन सब का हमको ज्ञान रखना चाहिए। तो आइए देखिए, ये भी महत्वपूर्ण गद्यांश है, तो इसको हम समझ लेते हैं कि लेखक जो है धरती माता अर्थात पृथ्वी के गर्भ में भरी हुई अमूल्य निधियों अर्थात रत्नों की चर्चा कर रहा है यहाँ पर, और बता रहा है कि इन निधियों के कारण अर्थात इन जो जितनी भी निधि या रत्न जो है हमारे पृथ्वी की गोद उसमें भरे हुए हैं कोख में, इनके कारण ही पृथ्वी को वसुंधरा कहा जाता है। इन अमूल निधियों के बारे में सभी को पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए कि हमारी पृथ्वी के गर्भ में कौन कौन सी अमूल निधियां हैं और कैसे हैं वो, इन सब का हमको क्या है अध्ययन करना चाहिए। और जो है उसकी हमको वसुंधरा कहते हैं बच्चों, कि अमूल्य रत्नों को धारण करने वाली पृथ्वी। हमारी पृथ्वी में क्या है, बहुत सारे अमूल्य रत्न हैं जिनको कि हमारी पृथ्वी धारण करती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, धरती माता की कोख में लाखों करोड़ों वर्षों से मौजूद हैं। कि बहुत लाखों करोड़ों वर्षों से क्या है, बहुत सारी धातुएं हैं जो कि हमारी धरती की कोख में मौजूद हैं। और इन धातुओं को अमूल्य निधियों
को पृथ्वी के गर्भ में पोषण प्राप्त होता है। निरंतर बहने वाली नदियाँ पहाड़ों की चट्टानों को तोड़कर उन्हें अत्यंत महीन कणों में परिवर्तित कर मिट्टी का रूप दे देती हैं। आपको पता ही है कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं वो क्या करती हैं, नदियों के साथ मिल करके जब वो बह बह के आते हैं पत्थर, तो वो चट्टानें क्या होती हैं, टूट टूट जाती हैं और महीन कणों में परिवर्तित हो जाती हैं। और इसी मिट्टी से पृथ्वी की धरती माता की देह सजती है। हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो धरती माता है, उसकी जो शरीर है वो किससे सजता है कि जब ये नदियाँ आती हैं, चट्टानों आते हैं पत्थर इनके साथ, और वो टूट टूट के किस में बदल जाते हैं, वो बारीक हो जाते हैं, और जो है इन्हीं से हमारी धरती माता की देह सजती है। कहने का अर्थ यह है कि ये धरती उसी से क्या होती है, फलती फूलती है और उपजाऊ बनती है। अगर नदियाँ नहीं होंगी तो हमारी पृथ्वी उपजाऊ बनेगी, नहीं बनेगी। तो पृथ्वी की अमूल नदियों के विषय में जानकारी प्राप्त करना हमारी आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक है। तो लेखक बच्चों क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि हमारी जो पृथ्वी है और उसकी गोद में कोख में जितनी भी अमूल नदियाँ हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त करना, ये क्या है, हमारी आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक है। जब हमें इनकी जानकारी होगी तो हमारा देश भी क्या होगा, आर्थिक रूप से मजबूत होगा। पहाड़ों से टूटे हुए छोटे छोटे पत्थर नदियों की प्रवाह के साथ वो बहते हुए किनारे पर लग जाते हैं, जो सूर्य की धूप से चमकते रहते हैं। आपने कभी नदी पर गए होंगे, देखा होगा कि पहाड़ जो होते हैं नदियों के किनारे छोटे छोटे जो है जैसे रेता होता है, वो सब क्या होते हैं कि पत्थर जो आते हैं नदी के साथ में वो टूट टूट करके छोटे छोटे हो जाते हैं बिल्कुल, और वे छोटे पत्थर नदी का जो प्रवाह होता है उसके साथ बहते हुए आते हैं, वो किनारों पर आ करके जम जाते हैं, और जब इन पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो क्या होते हैं, चमकते हैं। तो ये पत्थर किसी कुशल कारीगर द्वारा निर्मित किए गए स्वरूप एवं आकार के दिखाई देने लगते हैं। ऐसा लगता है कि किसी कुशल कारीगर ने इनका जो है निर्माण किया है, उसके जैसे ये दिखाई देने लगते हैं। हमारे देश में बच्चों अनेक नर नारी अपने सौंदर्य प्रसाधन के रूप में इनका प्रयोग करने लगते हैं। कि हमारे देश की जो स्त्री हैं, पुरुष हैं, वे सब क्या करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन के रूप में, मतलब सौंदर्य प्रसाधन क्या होते हैं कि अपने आप को सजाने के जो सामान होते हैं उसको कहते हैं सौंदर्य प्रसाधन। तो उसके रूप में फिर इनका प्रयोग भी करने लगते हैं। इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो हमें क्या है, इसके बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। लेखक का क्या मानना है कि पृथ्वी अर्थात धरती माता की कोख में विद्यमान धातु हो या फिर उसके ऊपर स्थित पत्थर या मिट्टी, सभी के बारे में देशवासियों को जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा बच्चों, इससे जो है हमारी आर्थिक उन्नति होगी। जो है इससे हमारी आर्थिक उन्नति का संबंध जुड़ा है। यही कारण है कि आज भी अनेक वैज्ञानिक, भूगोल विद्वान तथा भूगर्भवेत्ता धरती के रहस्यों को खोज रहे हैं और उसके गर्भ में छिपे हुए खजाने को खोजने में लगे हुए हैं। तो हमारी जो धातु है, मिट्टी है, नदियां हैं, पत्थर हैं, तो जितनी भी चीज़ें हमारी धरती से जुड़ी हुई हैं, हमको उन सब के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उस धरती पे रहते हैं, उस देश में रहते हैं, उस राष्ट्र में रहते हैं, तो हमें उसकी प्रत्येक चीज़ के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। और जब हम उनके बारे में जानकारी रखेंगे, उनको खोजेंगे, नई नई धातुओं को, उनको तो अमूल्य निधियों को, तो इससे क्या होगा, हमारे देश की आर्थिक उन्नति होगी। तो यही लेखक कहना चाह रहा है कि जिस धरती पर हम रहते हैं, हमें उसके बारे में जो है, उसकी प्रत्येक चीज़ के बारे में, जो जो धरती पर पृथ्वी पर विद्यमान है उसके बारे में, हम उस प्रत्येक चीज़ के बारे में, प्रत्येक वस्तु के बारे में हमको जानकारी रखनी चाहिए। तो बच्चों देखिए, ये जो गद्यांश है इसमें से भी किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, हम एक बार देख लेते हैं। कि पहला प्रश्न तो ऐसे ही होता है, जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रस्तुत गद्यांश का जो है पाठ और लेखक का नाम लिखिए या संदर्भ लिखिए, एक ही बात है।
तो पाठ का नाम आपको पता ही है, राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम पता ही है आपको, वासुदेव शरण अग्रवाल। फिर इसमें जो लाइन अंडरलाइन हो रखी हैं उसके लिए पूछ लिया जाता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर पूछ लिया जाएगा जैसे अमूल्य निधियाँ कहाँ भरी हुई हैं, तो गद्यांश में ही आपको उत्तर मिल जाता है कि धरती माता के कोख में अमूल्य निधियाँ भरी हैं। तो कहाँ हैं अमूल्य निधियाँ? धरती माता की कोख में। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो इसी में से बच्चों छोटे छोटे जो है प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। बस ये है आपको कि गद्यांश अच्छी तरीके से आप उसको पढ़ लेंगे तो उसी में से आप जो है प्रश्नों के उत्तरों को निकाल लेंगे। तो इसी प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं कि पृथ्वी देह को कौन सजाता है, या धरती को वसुंधरा क्यों कहते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि क्यों कहते हैं धरती को वसुंधरा, क्योंकि क्या है, हमारी धरती में अमूल्य रत्नों को धारण करती है ना, और अमूल्य रत्नों को धारण करने के कारण ही इसको क्या कहा जाता है, वसुंधरा कहा जाता है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। मैं ये आपको जो है इसकी PDF सेंड कर दूँगी, इसको आप अपनी कॉपी में काम कर लेंगे।